नमस्कार। चलिए आज वित्त की दुनिया की उन गलियों में चलते हैं जो अक्सर परछाई में रहती हैं। हम बात कर रहे हैं हेज फंड्स की। ये वो ताकतवर नाम है जो बाजारों में तूफान ला सकते हैं, पर ज्यादातर लोगों के लिए आज भी ये एक पहेली ही बने हुए हैं। जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़े खतरे और सबसे बड़े मुनाफे दोनों एक ही जगह से आते हों। यही वो सवाल है जो हेज फंड्स की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जिसे बनाया तो गया था रिस्क कम करने के लिए, लेकिन आज वो फाइनेंस की दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड का दूसरा नाम बन गया है। और ये तस्वीर एक तरह से सब कुछ कह देती है कि फाइनेंस की दुनिया में रिस्क ही जहर है और रिस्क ही उसकी दवा भी है। और यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा है, हेज फंड्स का ये दोहरा चरित्र। तो ठीक है, आप जरा गहराई में उतरते हैं और इस मशीन को खोल कर देखते हैं। आखिर ये हेज फंड होता क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो हेज फंड अमीरों का एक तरह का हाई स्टेक इन्वेस्टमेंट क्लब है। इसका एक ही लक्ष्य है, एब्सोल्यूट रिटर्न कमाना। मतलब बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, इन्हें हर हाल में मुनाफा कमाने की कोशिश करनी है। और इसके लिए ये लेवरेज यानी उधार का पैसा, शॉर्ट सेलिंग यानी बाजार के गिरने पर दांव लगाना और डेरिवेटिव्स जैसे काफी जटिल तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनकी तुलना म्यूचुअल फंड से करना। देखिए, म्यूचुअल फंड आम लोगों के लिए होते हैं और उन पर बहुत सख्त नियम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेज फंड्स सिर्फ बहुत अमीर लोगों या संस्थाओं के लिए होते हैं और उन पर नियमों की पकड़ काफी ढीली होती है। और यही आज़ादी उन्हें वो सब करने की इजाज़त देती है जो म्यूचुअल फंड्स नहीं कर सकते, और साथ ही परफॉर्मेंस के आधार पर 2 और 20 जैसी भारी भरकम फीस लेने की भी। चलिए अब जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस नाम की शुरुआत हुई कैसे थी। हेज इस शब्द का असल मतलब है खतरे को कम करना या उस पर एक सीमा लगाना, और शुरुआत में हेज फंड का काम बिल्कुल यही था, बाजार में बड़ी गिरावट के खिलाफ अपने निवेश को बचाना। लेकिन आज ये नाम अक्सर धोखा देता है, क्योंकि अब ज्यादातर फंड्स सिर्फ खतरे से बचने पर नहीं बल्कि आक्रामक तरीके से मुनाफा कमाने पर ध्यान देते हैं। कहानी शुरू होती है 1949 में। एक समाजशास्त्री थे अल्फ्रेड डब्ल्यू जोन्स, जिन्होंने पहला हेज्ड फंड बनाया। उनका आइडिया बहुत नया था, बाजार के ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए खरीदे हुए स्टॉक्स को बेचे हुए स्टॉक्स के साथ बैलेंस करना। फिर 1966 में फॉर्च्यून मैगजीन के एक आर्टिकल ने उनकी कामयाबी को दुनिया के सामने ला दिया और इस मॉडल में सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। लेकिन 70 के दशक में जब बाजार गिरे तो ज्यादातर शुरुआती फंड्स बंद हो गए। फिर 80 के दशक में इनकी जबरदस्त वापसी हुई और इस बार रॉबर्टसन के टाइगर फंड जैसे दिग्गजों ने इन्हें एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक रूप दिया। तो चलिए अब खेल के उन नियमों को समझते हैं जो हेज फंड्स को इतना खास और इतना शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात है इनका फीस का तरीका, जिसे 2 और 20 कहते हैं। मैनेजर्स हर साल कुल संपत्ति का लगभग 1 से 2% मैनेजमेंट फीस के तौर पर लेते हैं खर्चे चलाने के लिए, और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा खेल है वो है परफॉर्मेंस फीस। ये निवेशकों के लिए कमाए गए मुनाफे का सीधा 20% हिस्सा होता है। आप समझ सकते हैं कि ये तरीका मैनेजर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कितना उकसाता है। नियमों से मिली यही आज़ादी हेज फंड्स को वो हथियार इस्तेमाल करने देती है जो आम निवेशकों के पास नहीं होते, जैसे कि शॉर्ट सेलिंग यानी किसी कंपनी के शेयर गिरने पर पैसा लगाना, या फिर लेवरेज का इस्तेमाल यानी उधार के पैसे से अपने दाव को कई गुना बड़ा कर देना। एक ऐसी चाल जिसमें मुनाफा भी कई गुना हो सकता है और नुकसान भी। और हाँ, ये क्लब सबके लिए खुला नहीं है। इसमें निवेश करने वाले आमतौर पर क्वालिफाइड परचेजर होते हैं, यानी बड़ी बड़ी संस्थाएं या फिर वो लोग जिनके पास निवेश करने के लिए कम से कम $5 मिलियन हों। और यही एक बड़ी वजह है कि इन पर रेगुलेशंस इतने सख्त नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि आज की अर्थव्यवस्था में हेज फंड्स की भूमिका क्या है? क्या ये बाजार के टाइटन्स हैं या फिर असल मुसीबत की जड़? सिर्फ एक आंकड़ा देखिए और आपको इनके साइज का अंदाजा हो जाएगा। 2021 तक दुनिया भर के हेज फंड्स मिलकर लगभग $3.8 ट्रिलियन की संपत्ति मैनेज कर रहे थे। ये आंकड़ा इनके विशाल आकार और इनके प्रभाव को साफ साफ दिखाता है। देखिए, हेज फंड्स को लेकर बहस के हमेशा 2 पहलू रहते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिटर्न देते हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, इनके काम में पारदर्शिता नहीं होती और ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं।
लेकिन इतनी आज़ादी का ये मतलब नहीं कि इन पर कोई लगाम ही नहीं है। ये कानून से परे नहीं है। SEC धोखाधड़ी जैसे मामलों पर नज़र रखती है और फेडरल रिजर्व जैसे संस्थान इस बात पर नज़र रखते हैं कि कहीं एक बड़े फंड की नाकामी पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ही ना ले डूबे। तो एक तरह से आज़ादी और निगरानी के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। असल में हेज फंड्स पूंजीवाद की एक बहुत गहरी सच्चाई को दिखाते हैं। एक तरफ है दूसरों से आगे निकलने, एक एज हासिल करने की कभी न खत्म होने वाली दौड़, और दूसरी तरफ है पूरे सिस्टम को स्थिर रखने की हमारी सामूहिक जरूरत। ये उसी तनाव का जीता जागता सबूत है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि हेज फंड्स फाइनेंशियल दुनिया के खोजकर्ता हैं। वे ऐसे अनजाने इलाकों में जाते हैं जहां पहले कोई नहीं गया, और इसका नतीजा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। वो हमेशा इनोवेशन और रिस्क की सीमाओं को आगे धकेलते रहते हैं, और शायद इसीलिए वो हमेशा चर्चा और बहस के केंद्र में बने रहते हैं।